Hey everyone, my name is Shreyan Soni and I'm back with a new video. And today I'm gonna discuss a case with you all. I was researching for my new video and I saw this case online. And when I saw this case, I was so shocked. How can a man do this to her own wife? तो मैं आपको एक disclaimer देना चाहता हूँ. This case contains a lot of violence and gore moments. And if you are not willing to or if you don't want to see or hear that, तो please leave this case right here. इसी के साथ let's dive into today's case, which is revolving around Sushil Sharma and Neha Sahani. तो मेन इवेंट पे जाने से पहले अपन को समझना पड़ेगा कि नेहा और सुशील कौन थे। तो पहले मैं आपको सुशील के बारे में कुछ बताता हूँ। सुशील एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और उसका हमेशा से ही इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में रहा था। वो दिल्ली में था और उसके पापा बैंक के एक क्लर्क थे और वो अपनी कॉलेज में स्टूडेंट लीडर भी रह चुका था। कॉलेज के लोग उसे चाकू मार कह के बुलाते थे क्योंकि वो अपनी राइवलरी और ऑपोजिशन पार्टी के पोस्टर्स चाकू से मार के फाड़ देता था। जैसे जैसे उसकी पावर और एटीट्यूड बढ़ा तो वो अपने साथ एक 0.32 कैलिबर की गन भी रखने लग गया। सुशील का पॉलिटिकल करियर 1977 में बहुत बूम हुआ क्योंकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी सत्यावती कॉलेज के स्टूडेंट लीडर से दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस का चीफ बन चुका था। सुशील एक बहुत ही होशियार इंसान था और उसे पता था कि इससे उससे दोस्ती करनी चाहिए और किससे नहीं। वो पार्टी का एक बहुत ही डेडिकेटेड मेंबर था और उसकी नैना से मुलाकात 1989 में हुई। तो चलिए अब जान लेते हैं नैना के बारे में। नैना भी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन नैना के घर वाले बहुत ही गरीब टाइप्स थे। नैना के पापा की एक मामूली दुकान थी, वो एक स्टोर कीपर थे। उसके पापा की शॉप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में थी। नैना दिल्ली की श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज में थी और वो वहाँ की NSUI की ऑल इंडिया गर्ल्स कॉन्वेनर बन चुकी थी। तो इसी के साथ उसका भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट बढ़ा और उसके कदम पॉलिटिक्स की ओर आए। और वैसे तो नैना की लाइफ में सब सही चल रहा था। उसने कुछ टाइम पॉलिटिक्स छोड़ के दिल्ली से बाहर जाके अपना पायलट्स लाइसेंस भी लिया था। वो एक पायलट थी, हाँ, उसके पास फ्लाइट उड़ाने का लाइसेंस था। लेकिन वो कहते हैं ना, पॉलिटिक्स टर्न्स यू इनटू अ हंटर एंड वंस यू टेस्ट द ब्लड यू कांट स्टे अवे फ्रॉम इट। तो वापस पॉलिटिक्स के अंदर आ गई। तो सुशील तो दिल्ली यूथ कांग्रेस में था ही, लेकिन 1989 में नैना ने भी दिल्ली यूथ कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी एज ए जनरल सेक्रेटरी। और इसी बीच पार्टी में काम करते करते नैना को अपने एक कलीग से प्यार हो गया जिसका नाम था मतलूब करीम। और जब तक सुशील की नजर नैना पे आ गई थी और सुशील को नैना चाहिए थी, फिर एक दिन मतलूब करीम ने नैना को बोल दिया क्या अब अपन इसे आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि ऑब्वियसली उनके रिलीजियन बहुत अलग थे। तो मतलूब को पता था कि नैना के घर वाले कभी नहीं मानेंगे इस रिश्ते के लिए। तो नैना ने भी उस बात का सपोर्ट किया और उन्होंने अपनी रिलेशनशिप छोड़ के वो एज ए फ्रेंड्स रहने लग गए, दोस्त रहने लग गए। और सुशील जब तक नैना के बहुत काम आने लग गया था, वो नैना के सारे कामों में हेल्प करता था, नैना की ऑफिशियल गवर्नमेंट वर्क्स में हेल्प करता था। एक बार सुशील ने नैना की आंटी का कोई प्रॉपर्टी मैटर भी सॉल्व किया था। तो नैना वॉज डेवलपिंग ए सॉफ्ट कॉर्नर फॉर सुशील एंड देन सुशील प्रपोज्ड हर एंड दे गॉट मैरिड अपेरेंटली। और इन दोनों की शादी एक सीक्रेट थी। सुशील ऐसा बोला करता था कि जब तक मैं एक सक्सेसफुल इंसान नहीं बन जाता, मैं एक बड़ा इंसान नहीं बन जाता, मैं मेरी शादी को सीक्रेट ही रखूंगा। और उसकी फैमिली और फ्रेंड्स ने उसका साथ भी दिया। उसके सुशील के माँ बाप भी किसी को नहीं बताते थे कि हमारे बेटे की शादी हो चुकी है। यहाँ तक कि सुशील के पड़ोसियों को भी नहीं पता था कि सुशील मैरिड है। नैना और सुशील के बीच में बहुत जल्दी अनबन होना स्टार्ट हो गई थी क्योंकि सुशील एक डोमिनेटिंग और खुद की पावर दिखाने वाला इंसान था और नैना भी एक इंडिपेंडेंट लेडी थी, तो वो उसकी पावर नहीं सहती थी। तो इस वजह से उनके बीच में लड़ाई झगड़े वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो गए थे। और उनकी शादी के बीच में कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए थे जो अपन को जान लेना बहुत जरूरी है। तो द फर्स्ट इंसिडेंट वॉज कि सुशील का अफेयर एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी ईला से चल रहा था। और जब ये बात नैना को पता चली तो नैना ने सुशील से पूछा और सुशील ने उसे साफ मना कर दिया कि डोंट ट्रस्ट एनीथिंग यू हियर, दिस इज ऑल लाइज। सुशील ने उसको मुंह पे मना कर दिया। और सुशील की इमेज उसके कलीग्स में भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। वो सब बोलते थे ही नेवर रिफ्यूज्ड एनी वुमन फॉर ए फेवर। और र्यूमर्स तो ये भी है कि सुशील और ईला का एक बच्चा भी था। तो इस बात को लेके सुशील और नैना में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। एंड द सेकंड इंसिडेंट वाज कि नैना सुशील से बहुत परेशान होके ऑस्ट्रेलिया जाना चाहती थी अपना एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने। तो उसने ये बात जैसे ही सुशील के सामने रखी, सुशील बहुत
गुस्से के अंदर नैना से झगड़ा करने लगा और इसी झगड़े के बीच सुशील ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसको फायर भी कर दी थी हवा के अंदर नैना को डराने के लिए। तो ये कुछ दो इवेंट ऐसे थे जो उनका रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं थोड़ा। और अब अपन आ जाते हैं मेन नाइट पे, द नाइट ऑफ द मर्डर, 2 जुलाई 1995। तो उस शाम नैना अपने घर पे बैठ के अपनी ड्रिंक पी रही थी, ब्लडी मैरी, और किसी से कॉल पे बात कर रही थी। तो जैसे ही सुशील घर आया, वो भी ड्रंक था उस दिन, तो जैसे ही सुशील अंदर आया कमरे के अंदर, नैना ने अपना फोन कट कर दिया और रिसीवर पे रख दिया। तो सुशील को पहले ही शक था नैना पे, क्या उसका अफेयर मतलूब करीम के साथ चल रहा है। और फिर जब वो फोन के पास गया और उसने वापस से फोन उठाया और लास्ट रीडायल नंबर पे कॉल किया, तो एक मेल वॉइस सुनाई दी उसे, और उस वॉइस सुनते ही सुशील को पता चल गया था कि वो मतलूब करीम ही है। तो वो नैना पे चिल्लाने लगा, उनके बीच में एक बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। और इसी बीच गुस्से गुस्से में सुशील ने अपनी गन निकाली और 3 शॉट क्लोज रेंज से फायर कर दिए। पहली गोली जाके लगी नैना के नेक पे, दूसरी जाके लगी नैना के हेड पे, और तीसरी गोली मिस कर दी थी। नैना जब तक मर चुकी थी और सुशील को इंस्टेंटली रियलाइज हो गया कि उसने बहुत गलत काम कर दिया है ये। तो वो हड़बड़ाने लगा। उसने नैना की बॉडी को बेड पे रखा, उसको बेड शीट से बांधा, खुद का कुर्ता बदला क्योंकि वो नैना के खून से भर चुका था पूरा, और उसने कार अपने घर के बिल्कुल बाहर लाके खड़ी करी और नैना की बॉडी उस कार में डाल दी। उसके पास उस टाइम वाइट मारुति थी और वो उस कार को लेके घूमने लगा और सोचने लगा कि मैं इस बॉडी को कैसे डिस्पोज करूं। जैसे कि समझ आता है, सुशील एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान बन चुका था इस समय तक, और उसके मल्टीपल बिजनेसेस रन कर रहे थे। तो उसका एक और बिजनेस था, एक रेस्टोरेंट में उसकी पार्टनरशिप थी, और उस रेस्टोरेंट का मैनेजर उसका फ्रेंड ही था जिसका नाम था केशव। तो वो उस बॉडी को उस रेस्टोरेंट पे लेके गया। उस रेस्टोरेंट का नाम था बगिया रेस्टोरेंट। तो उसने वहाँ के सारे कस्टमर्स को बाहर जाने को बोला और उसके दोस्त केशव को बॉडी डिस्पोजल के लिए हेल्प करने को बोला। तो ये दोनों सोचने लगे कि वो बॉडी कैसे डिस्पोज कर सकते हैं। तो उन्हें रेस्टोरेंट में एक तंदूर मिला जिसके अंदर रोटी सेकते हैं। तो सुशील ने केशव को बोला कि उस तंदूर को चालू कर, उसमें आग लगा। तो केशव ने कुछ लकड़ी और पेपर डाल के तंदूर में आग लगाई और फिर वो दोनों उठा के सुशीला की बॉडी को उस तंदूर में डालने लगे। तो बॉडी उस तंदूर में मान नहीं रही थी। ऑब्वियसली तंदूर एक इंसान जितना बड़ा नहीं होता, तो उस तंदूर में मान नहीं रही थी। तो उन्होंने उस बॉडी को उस तंदूर में नीज पे बिठा दिया। तो उसकी लोअर बॉडी तो उस तंदूर के अंदर चली गई थी, लेकिन उसकी अपर बॉडी अभी भी उस तंदूर में नहीं जा रही थी। तो उन दोनों ने उस नैना की बॉडी के दोनों एल्बोज से आर्म्स काट दिए और फिर वो उसकी बॉडी उस तंदूर में डाल दी और वो फिर फिट हो गई उस तंदूर के अंदर। जैसे कि उस बॉडी की वजह से वो तंदूर पूरा पैक हो गया था, तो पैक होने की वजह से उसमें ऑक्सीजन नहीं जा रहा था और बिना ऑक्सीजन के आग चलती नहीं है। तो सुशील टेंशन में आने लगा कि आग तो चली नहीं रही। तो फिर सुशील ने केशव को किचन से घी और बटर लाने को बोला। तो केशव भाग के उस रेस्टोरेंट के किचन से घी और बटर लाया और उन दोनों ने वो सारा घी और बटर उस बॉडी पे डाल दिया उस तंदूर के अंदर। तो घी और बटर की क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण वहाँ की आग की लपटें बहुत ऊपर होने लग गई, वहाँ बहुत तेज आग लग गई। तो आसपास के वेजिटेबल वेंडर्स और सबको पता चल गया था कि समथिंग इज गोइंग ऑन। अब अपन लोग जानते हैं ये कहानी पुलिस के पर्सपेक्टिव से। उस रात अशोका नगर में 2 कांस्टेबल की ड्यूटी थी, जिसमें फर्स्ट थे अब्दुल कुंजू और दूसरे थे चंद्रपाल। तो जैसे ही वो आग की लपटें बढ़ने लगी, कांस्टेबल कुंजू उस रेस्टोरेंट के बाहर गए और उनकी चौकीदार से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो उनके चौकीदार ने बोला, क्या हम कांग्रेस के बैनर्स जला रहे हैं, पुराने बैनर्स है तो वो जला रहे हैं, तो ये थोड़ी देर में सही हो जाएगा। तो कुंजू ये सुन के चले गए वापस से। जाने के बाद फिर जैसे ही वहाँ पे भीड़ जमा होने लगी उस आग पे, तो औरतें चिल्लाने लगी आग आग। तो फिर मतलब वहाँ पे बहुत ही क्राउड जमा होने लग गया था आग की वजह से। तो कांस्टेबल कुंजू और चंद्रपाल फिर से गए। तो कांस्टेबल कुंजू ने चंद्रपाल जी को तो बोल दिया था कि आप जाके वायरलेस, उस टाइम मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, तो वायरलेस से वो कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे थे फायर ब्रिगेड को। और कुंजू जी वॉल को जंप करके और वहां पहुंचे तंदूर के पास। और जैसे ही कांस्टेबल कुंजू उस दीवार से कूदे, तो उन्हें उस तंदूर के पास 2 लोग खड़े दिखे, जो कि थे सुशील और केशव। फिर कांस्टेबल कुंजू ने उन दोनों से पूछा कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग। तो फिर उन्होंने वही रिप्लाई दिया कि हम कांग्रेस के बैनर जला रहे हैं पुराने। तो कांस्टेबल कुंजू ने कुछ नोटिस किया जो कि थोड़ा अनयूजुअल था, कि जो उन्हें बाहर चौकीदार मिला था वो सुशील ही था। तो फिर कांस्टेबल कुंजू बहुत सतर्क हो गए और फिर कांस्टेबल कुंजू उस
तंदूर के पास जाने लगे और वो जैसे उस तंदूर के पास जाते जा रहे थे उन्हें एक ह्यूमन लाइक फिगर फॉर्म होता हुआ दिखा। उनकी रूह कांप गई वहां पे और उन्होंने चंद्रपाल को बुलाया और पानी से वो आग बुझाई। उन्होंने आग बुझाई जब तक सुशील वहां से भाग चुका था, लेकिन उन्होंने केशव को पकड़ लिया और केशव ने अपना कॉन्फेशन उसी वक्त दे दिया। कांस्टेबल कुंजू ने उस बॉडी को डिफाइन किया था। उसकी लोअर बॉडी पूरी जल चुकी थी, उसकी इंटेस्टाइन्स बाहर आ रही थी, वो भी मेल्ट होते हुए, उसकी स्किन पूरी बर्न हो चुकी थी। फिर मतलूब ने उस बॉडी को रिकॉग्नाइज किया था उसके फेशियल शेप से, तो उस बॉडी का बहुत बुरा हाल हो गया था उस तंदूर के कारण। अब ये पूरा इंसिडेंट हुआ था 2 जुलाई 1995 को और सुशील बैंगलोर में अरेस्ट हुआ था 10 जुलाई 1995 को, यानी कि हफ्ते भर बाद सुशील को अरेस्ट किया गया बैंगलोर से। और उसने अपना डिस्गाइज करने का ट्राई किया, उसने अपने बाल कटवा लिए, अपनी बियर्ड कटवा ली, वो डिस्गाइज करने का ट्राई कर रहा था लेकिन उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। और 9 मई 1996 को, यानी कि 1 साल बाद, मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के चार्जेस फाइल हुए थे 5 लोगों के खिलाफ। और 7 नवंबर 1996 में सुशील शर्मा को मौत की सजा सुनाई गई और केशव को 8 साल जेल की सजा सुनाई गई। और फिर 8 अक्टूबर 2013 को उसको फांसी की सजा हटा के और उसको आजीवन कैद की सजा दी गई, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की। और फिर 21 दिसंबर 2018 को सुशील शर्मा को जेल से रिहा कर दिया गया, वो रिलीज हो गया था। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उसे एटलीस्ट रिलीज तो नहीं करना चाहिए था जेल से इतने बड़े क्राइम के बाद, बट हु नोज गवर्नमेंट क्या चाहती है और क्या करती है। और आपके व्यूज आप कमेंट में बताइए। दैट वाज इट फॉर टुडेज केस एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप योर लव्ड वंस सो क्लोज टू यू। सी यू, बाय बाय।